नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम न्यूज देख लेते हैं, क्या न्यूज है। रिसेंटली जस्टिस पी के मिश्रा एज वेल एज के वी विश्वनाथन, इनने ओथ लिया और इन लोगों के सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करने के साथ ही जो टोटल जजेस की संख्या है वो 34 पहुंच गई। 34 में से 33 आपके जजेस हैं और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आइए अब इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस समय पे 34 जजेस हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस हैं, और ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, यानी कि पार्लियामेंट जिसे सैंक्शन करता है वो। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 ये प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी जज के पास में या किसी भी पर्सन के पास में। He must be a citizen of India. He must have served as a judge of High Court for at least 5 years. And he must be an advocate of a High Court for at least 10 years. And he must be a distinguished jurist in opinion of the president. तो ये सारी तो हमने बात की क्वालिफिकेशंस पे। अब हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट पे। अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड है। ओथ ऑफ द ऑफिस, एक शपथ लेनी होती है ऑफिस में घुसने से पहले, ऑफिस संभालने से जस्ट पहले। और ये जो ओथ है ये या तो प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है या फिर प्रेसिडेंट जिस बंदे को, जिस पर्सन को अपॉइंट करते हैं उनके सामने ली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं टेन्योर एंड रेजिग्नेशन पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए किसी भी तरह की मिनिमम एज ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब नहीं है। अब टेन्योर की अगर बात की जाए तो 65 साल के होने तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज सर्व कर सकते हैं। हालांकि अगर इससे पहले ये रिजाइन करना चाहे तो ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अब सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात कर ली जाए तो सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, पेंशंस, ये सारी जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। एक और बात, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस, प्रिविलेजेस, ये सारी जो चीजें हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आप एक्सपेंडिचर्स अगर देखेंगे तो दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक होता है चार्ज अपॉन और एक होता है वोटेड, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपेंडिचर है रिगार्डिंग द सैलरीज, अलाउंसेस एंड द पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 128 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोवाइडेड है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की परमिशन से किसी भी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बुला सकते हैं अगर जजेस की जरूरत पड़ती है। तो सपोज एग्जांपल के लिए कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है और हैंडल नहीं हो पा रहा है और जजेस की कमी है, तो इस केस में प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है उन्हें वापस बुला सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। हालांकि एक रेस्ट्रिक्शन अगर यहाँ पर ये देखें तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जजेस हैं इंडिया के किसी भी कोर्ट में इन्हें प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं रिमूवल की। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर से ही हटाया जा सकता है ऑफिस से, और ये प्रेसिडेंट ऑर्डर कब देंगे? जब पार्लियामेंट एक एड्रेस यानी कि एक प्रपोजल भेजेगी और जिसे एब्सोल्यूट यानी कि 2/3 मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया होगा। 2/3 यहाँ पे एक क्लॉज है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट। जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस समय फ्लोर पे और जिन्होंने वोट किया उसके जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसके 2/3 वोट्स अगर मिलते हैं तभी ये प्रपोजल जो है आगे जाएगा प्रेसिडेंट तक, अदरवाइज नहीं जाएगा। और अगर कंडीशंस की बात करें रिमूवल की तो कंडीशंस आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये दो ही रीजंस हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी।
अप्रूव्ड मिसबिहेवियर एज इन के कोई भी गलत व्यवहार, और मिसबिहेवियर अब इतने हायर जुडिशियल पोजीशन पे अगर कोई बंदा मिसबिहेव करेगा तो ये मिसबिहेवियर वो वाला नहीं है छोटा मोटा, ठीक है। और दूसरी बात, इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी एज इन अब इतने हायर रैंक्स पे, वो भी जुडिशरी में अगर कोई इंसान है तो उसे बहुत सोच समझ के अपने वर्डिक्ट्स लिखने होते हैं, और अगर इनकॉम्पिटेंसी होती है या इनकैपेसिटी होती है तो बेटर है कि हटा देना चाहिए या फिर उन्हें खुद रिजाइन करके हट जाना चाहिए इन दैट केस। अब लास्टली हम कोलेजियम पे बात कर लेते हैं। कोलेजियम सिस्टम, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हायर जुडिशरी में, हायर हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट में जो होती हैं, ये कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होती हैं। कोलेजियम सिस्टम में जैसे चीफ जस्टिस और सम अदर जजेस आर देयर, और इनकी रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट जो है किसी भी जज को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करते हैं। अब अगर कोलेजियम सिस्टम के एवोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलेजियम, द वर्ड कोलेजियम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हालांकि ये इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व हुआ फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस। ये 4 केसेस हैं जिसमें कोलेजियम सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ। अब फर्स्ट जजेस केस की अगर हम बात करें तो इस वर्डिक्ट में बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो भी रिकमेंडेशंस थी उन्हें इग्नोर किया जा सकता था इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्हें अपॉइंट करने का पूरा अधिकार एग्जीक्यूटिव्स यानी कि नेताओं के पास, जो भी लॉ मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल, उनके पास चला गया पूरा राइट। सेकंड जजेस केस में ये घूम कर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज की अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सीजीआई के रिकमेंडेशन पे नहीं, बल्कि सीजीआई प्लस सीजीआई का जो कंसल्टेशन टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनके बेसिस पर होगी। अब थर्ड जजेस केस की अगर हम बात करें तो थर्ड जजेस केस में जो वर्डिक्ट आया, इसमें कोलेजियम को 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया, और 5 मेंबर बॉडी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब फोर्थ जजेस केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में 99th अमेंडमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ मिनिस्टर और सम अदर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स, ये एक बॉडी बनाई गई और एग्जीक्यूटिव को अधिकार मिल गया जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का। एग्जीक्यूटिव में आपके लॉ मिनिस्टर्स और अदर लाइक एग्जीक्यूटिव पर्संस अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी। और ये कैसे मिल गया? एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को बनाया गया, ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब फोर्थ जजेस केस में क्या होता है कि फोर्थ जजेस केस में एनजेएसी, इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, खत्म कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एनजेएसी जो है, एनजेएसी एक्ट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे खत्म कर देता है। उसका रीजन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ एक रीजन था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये इस चीज को लाइक वॉइड कर रहा था, नल एंड वॉइड। अब इस चीज को नल एंड वॉइड कर रहा था, रीजन बीइंग कि जो मिनिस्टर्स थे, एग्जांपल के लिए लॉ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, उन्हें एनजेएसी के थ्रू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में पावर्स मिल गई थी। तो यहाँ पे जो जुडिशरी का सुप्रीमेसी एज वेल एज जुडिशरी का जो एक आइसोलेशन था, क्योंकि मतलब बेसिकली जुडिशरी करप्ट नहीं होनी चाहिए ना, और जुडिशरी करप्ट नहीं होनी चाहिए तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट्स या ट्रांसफर्स, इसमें किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव्स का, आई मीन नेताओं का, एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स, इनका कोई रोल ना हो। तो ये चीज थी। तो फोर्थ जजेस केस में एनजेएसी को क्वैश कर दिया गया और कोलेजियम सिस्टम को रीस्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये हमने देखे कोलेजियम सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।